जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा कोर्स अवेलेबल है एमएम एकेडमी ऐप पर, जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिटेल में मैंने बहुत ही इनोवेटिव तरीके से आपके लिए वीडियोस जो है वो बनाए हुए हैं, जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों इसमें फायदा पहुंचा सकते हैं। और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री ही क्यों, बाकी भी जो कोर्सेस है जैसे कि इंडियन पॉलिटी हो गया, उसी के साथ करंट अफेयर्स हो गया, एथिक्स हो गया, बहुत सारे कोर्सेस ऑलरेडी चल रहे हैं। और उसी के साथ साथ और भी कोर्सेस जैसे कि ज्योग्राफी है, जितने भी जीएस के आपको कोर्सेस नजर आएंगे वो सभी वहां पर मैं लाने वाला हूं एमएम एकेडमी ऐप पर आप सभी के लिए। इसीलिए अब तक अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्द से जल्द लीजिए। डेमो लेक्चर्स वहां भी देख सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि जब तक आप इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आपको यकीन नहीं आएगा कि कितना इनोवेटिव तरीके से मैंने वो कोर्स बनाया हुआ है। इसीलिए आज के इस वीडियो में आज यहाँ पर डेमो लेक्चर आपके सामने होने वाला है और आप खुद तय कीजिएगा कि आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स है वो वर्थ लगता है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में जो गांधी जी है, उन्होंने साउथ अफ्रीका में बड़ा कारनामा जो है वो कर दिखाया था, बहुत सारी चीजें उन्होंने की थी। और उसके बाद जब वो भारत में आते हैं, उसके बाद स्टार्टिंग के दिनों में उन्होंने छोटी मोटी जो मूवमेंट्स है उसमें पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, अहमदाबाद, मिल स्ट्राइक। तो ये जो चीजें हैं जो इनिशियल फेज में उन्होंने फेस की थी, इनिशियल फेज में जो उन्हें सक्सेस मिला था, उसे हम आज के इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने गांधी जी का जो स्ट्रगल था अफ्रीका में उसे कवर किया था। तो अब यहाँ पर गांधी जी को अब भारत में ले ही आते हैं ना, चलो इंडिया में लेकर आते हैं। और इंडिया में आने के बाद उन्होंने क्या उधम मचाया मतलब उन्होंने क्या क्या किया, ये यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे उनकी इनिशियल फेज में। मतलब अभी भी हम एकदम मेन फेज में नहीं जाएंगे, इनिशियल फेज में भारत में आने के बाद उन्होंने क्या क्या यहाँ पर किया है उसे हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि गांधी जी के स्ट्रगल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 1893 से लेकर तो 1914 तक हमें साउथ अफ्रीका में उनका स्ट्रगल देखने को मिलता है। उसमें कई सारी चीज़ें हमने देखी, क्या क्या उन्होंने वहाँ पर किया था, कौन कौन से चीज़ों के अगेंस्ट में उन्होंने ब्रिटिशर से वहाँ पर लड़ाई की। लड़ाई मतलब जो उनका हाथखंड था सत्याग्रह का, वो वहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल किया। और उसी के साथ साथ काफ़ी कुछ चीज़ें उन्होंने पता चली, ये जो टेक्निक है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मासेस है उनमें बहुत ज़्यादा क्षमता है, और यही चीज़ का इस्तेमाल अब वो इंडिया में करने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट फेज उनका इंडिया में देखने को मिलता है 1914 से लेकर तो 1947 तक। अब जब वो यहाँ पर इंडिया में आए थे 1914 मतलब यहाँ पर 1915 हम बोल सकते हैं, 1915 में वो आए थे। तो 1915 से लेकर तो 1947 तक उनका जो फेज़ है वो हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर जब वो आए थे इंडिया में, जब वो आए उसके बाद उन्होंने एकदम स्टार्टिंग में ही ऐसा नहीं था कि मतलब धोनी जैसा आके मारना शुरू या फिर जो विराट कोहली है उसके जैसा आके मारना शुरू। उन्होंने थोड़ी पारी जो है वो अपनी धीमी धीमी स्टार्ट की। उसके बाद उन्होंने जब अपनी पारी को मारना शुरू किया उसके बाद तो फिर सब चित्त हो गए थे, जितने बॉलर्स वहाँ पर बॉलिंग कर रहे थे ब्रिटिशर्स के, वो सब चित्त हो गए थे। तो अब यहाँ पर इनिशियल फेज में उन्होंने यहाँ पर क्या कुछ किया था। अब देखिए गांधी जी क्या भारत में लोगों के लिए नए थे, मतलब लोगों को गांधी जी के बारे में क्या पता था? तो बिल्कुल पता था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी की थी जिसके वजह से उनका नाम जो है पहले ही बन चुका था। और इंडियंस के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है साउथ अफ्रीका में, ये भी बहुत सारे लोगों को पता था। मतलब ऑलरेडी यहाँ जब वो आए थे तो एक कोई मतलब एक मामूली इंसान नहीं थे, एक स्टार बनकर ही आए थे। तो यहाँ पर गांधी जी जो है जब वो भारत में आए तो उनके जो एफर्ट्स रहे हैं साउथ अफ्रीका में, ये बहुत सारे लोगों को पता थे कि उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स जो है वो साउथ अफ्रीका में लगाए हैं, किस तरीके से उन्होंने जो इंडियंस हैं उनको यहाँ पर बचाया है, किस तरीके से इंडियंस के लिए उन्होंने अपनी जो बाजी है वो यहाँ पर लगाई है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लोगों को पता थी। अब यहाँ पर जब वो इंडिया में आए तो एक पॉलिटिकल गुरु उनके माने जाते हैं गोखले। तो ये जो गोखले हैं इन्होंने गांधी जी को कहा कि देखो यार, तुम ना बहुत साल से बाहर रहे हो, मतलब 1893 से तुम बाहर रहे हो, साउथ अफ्रीका में रहे हो, उससे पहले भी इंग्लैंड में तुमने कामकाज जो है वो किया था। तो इसीलिए इंडिया से तुम्हारा जो कनेक्शन है वो शायद टूट गया होगा, या फिर तुम्हें पता नहीं होगा कि वो उस टाइम पर जो इंडिया था अभी के इंडिया में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो एक काम करो, तुम एक साल तक कम से कम जो इंडिया है उसका भ्रमण करो, इंडिया जो है उसे देखो, एक्चुअल में आगे जो लोग हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें परखो, उन्हें जानो, उसके बाद तुम यहाँ पर कुछ कर पाओगे।
तो यहाँ पर इनके जो गुरु थे उनके कहने पर गांधी जी जो है वो निकल गए। अब गांधी जी जो है वो ट्रेन में अपनी यात्रा जो है उन्होंने शुरू कर ली, मतलब पूरा भ्रमण जो है वो कर रहे थे कि हर हर जगह पर जाना, यहाँ पर जो लोग हैं उनके बारे में देखना, लोग किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में देखना, लोगों की गरीबी के बारे में देखना, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना, ये सारी चीज़ें। उसी के साथ साथ उन्होंने कुछ उद्यम भी यहाँ पर किए थे, ट्रेन में जाते थे, चल छैया छैया करते हैं इस टाइप का कुछ। तो यहाँ पर जो कॉलर्ड इस्तेमाल किए गए हैं ये सिर्फ थोड़ा बहुत वीडियो को एंटरटेनिंग बनाने के लिए है। ऐसे कोई डायलॉग जो है गांधी जी ने किए हो ऐसा कोई प्रूफ हमें मिलता नहीं है, तो ये थोड़े हाइपोथेटिकल जो डायलॉग्स है वो मैंने मेरी तरफ से डाले हैं। तो यहाँ पर जो गांधी जी है वो मज़ा भी कर रहे थे, ट्रेन में घूम रहे थे, इंडिया को देख रहे थे। फिर उसके बाद जो गरीबी यहाँ पर उन्हें दिखी तो वहाँ पर मायूस भी हो रहे थे कि भारत में इतनी गरीबी है, भारत में जो लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है, भारत में लोग जो है वो भूखे मर रहे हैं, भारत में लोग जो है काफ़ी ज़्यादा लोग कुपोषित है। तो ऐसे जो है ये चीज़ें गांधी जी को मायूस भी कर रही थी। और उसी के साथ साथ गांधी जी ने यह भी कहा कि 1 साल तक वो कोई भी पॉलिटिकल स्टैंड जो है वो नहीं लेंगे, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि अगर पॉलिटिकल स्टैंड लेते हैं तो फिर एकदम से वो जो ब्रिटिशर्स हैं उनके अगेंस्ट में हो जाएंगे। लेकिन गांधी जी को ये था कि पहले मैं इंडिया के जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहता हूँ, इंडिया के जो लोग हैं उन्हें समझना चाहता हूँ, उसके बाद जो भी मुझे पॉलिटिकल स्टैंड लेना होगा कि हाँ ब्रिटिशर्स गलत कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों पर मैं अपना स्टैंड दूंगा। तो 1 साल तक मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर उनकी जो टेक्निक्स थी वो तो यहाँ पर पूरी उसे धार तो लग चुकी थी, मतलब एकदम खतरनाक तरीके से उनकी टेक्निक जो उन्हें पता था कि ये यहाँ पर टेक्निक जो है अपनी वो खतरनाक इस्तेमाल होने वाली है। अब यहाँ पर देखिए उन्हें ये भी समझ में आ चुका था कि जो मॉडरेट्स हैं उनकी क्या क्या लिमिटेशंस है, मतलब यहाँ पर पॉलिटिकल लिमिटेशंस जो है मॉडरेट्स की पॉलिटिक्स में, ये इन्हें यहाँ पर समझ में आ गई थी कि मॉडरेट जो है एकदम ज़्यादा ऊंची छलांग जो है वो एकदम नहीं मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्षमता है, यहाँ पर कितनी है मॉडरेट्स की ये यहाँ पर गांधी जी को अच्छे समझ में आ गया था। उसी के साथ साथ ये होम रूल लीग जो उस टाइम पर शुरू था, हमने देखा है ना होम रूल लीग के बारे में, यहाँ पर तिलक और एनी बेसेंट जो है उन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की थी। लोकमान्य तिलक ने शुरुआत की थी और उसके बाद एनी बेसेंट जो है उन्होंने उनके बाद लोकमान्य तिलक के बाद उनकी शुरुआत हुई थी एनी बेसेंट की। तो यहाँ पर जो होम रूल लीग है उनके भी फेवर में यहाँ पर गांधी जी नहीं थे, गांधी जी ने उसका बिल्कुल समर्थन नहीं किया था होम रूल मूवमेंट का। अब उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर भी शुरू था, वर्ल्ड वॉर 1, और वर्ल्ड वॉर 1 में जो ब्रिटिशर्स है वो भी लड़ रहे थे। तो यहाँ पर गांधी जी का ये बोलना था कि अभी एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो जो ब्रिटिशर्स है वल्नरेबल है, इसीलिए उनकी इस जो मजबूरी है उसका फ़ायदा ना हम उठाए तो ये बेटर रहेगा, और इसीलिए ये सही समय नहीं है होम रूल लीग को शुरू करने का या फिर होम रूल लीग को जारी रखने का, ऐसा यहाँ पर गांधी जी जो है उनका यहाँ पर मानना था। और उसी के साथ साथ उन्हें ये भी पता चल चुका था कि एक टेक्निक जो यहाँ पर काम आ सकती है हमें आज़ादी दिलाने के लिए, या फिर हम उस टाइम की मेंटेलिटी के हिसाब से अगर बोले तो जो ब्रिटिशर्स है उनका जो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर चल रहा है, जो दुराचार वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं, उससे लड़ने के लिए यहाँ पर जो इकलौती टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती है नेशनलिस्ट एम को मद्देनज़र रखते हुए, वो नॉन वायलेंट सत्याग्रह ही है। ऐसा यहाँ पर जो गांधी जी है उन्हें ये भी समझ में आ चुका था। अब यहाँ पर जब गांधी जी आए तो बट ऑब्वियस उन्हें रहने का ठिकान नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर गांधी जी जो है उन्हें रहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। तो इसीलिए यहाँ पर जब गांधी जी इंडिया में एंटर होते हैं उन्हें लेने के लिए, अब उनका स्वागत जो है वो बड़ा ह्यूज होता है, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि वो काफ़ी रिनाउंड थे इंडिया के लिए, उन्होंने इंडियंस के लिए उन्होंने साउथ अफ्रीका में इतना कुछ किया है। तो बट ऑब्वियस है यहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे सभी उन्हें लेने के लिए गए थे, सभी उन्हें ग्रीट करने के लिए गए थे। और वहाँ पर जब वो जा रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि मुझे एक आश्रम चाहिए जहाँ मैं मेरे जो फिनिक्स फैमिली है उन्हें वहाँ पर रख सकूँ। जो फिनिक्स फैमिली थी उन्हें वहाँ पर सेटल डाउन करने के लिए उन्हें आश्रम की ज़रूरत थी। और यहाँ पर जो इंडियन लीडर थे उन्होंने तो कहा समझो हो ही गया, मतलब हो ही गया, मतलब कोई यही बात ही नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा, आपके लिए हो जाएगा, आश्रम की पूरी तैयारी हो जाएगी। मतलब सब लोग उनकी राह देख रहे थे कब ये लोग ये पॉलिटिकल स्टैंड लेंगे, कब यहाँ पर जो जादू उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था वो करेंगे। लेकिन 1 साल तक उन्होंने सोचा कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा। और फिर यहाँ पर आश्रम जो है, आश्रम की यहाँ पर व्यवस्था की जाती है और उस आश्रम का नाम है कोचरब आश्रम। तो ये जो नाम है ये भी आपको अच्छे तरीके से पता रहना चाहिए, कोचरब आश्रम, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आश्रम है ये इन्हें गिफ्ट किया गया था उनके जो बैरिस्टर फ्रेंड थे जीवन लाल देसाई। अब देखिए ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि किसी किसी एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, ज़रूरी नहीं है यूपीएससी में जो है पूछे जाने की बहुत कम संभावना है। लेकिन जो बाकी स्टेट पीएससीज होती है, जैसे कि आप एमपीपीएससी देख लो या फिर यूपीपीएससी देख लो या फिर दूसरी कोई स्टेट पीएससी देख लो, उसमें एक क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि
किसने उन्हें कोचरब आश्रम जो है वो गिफ्ट किया था। उसी के साथ साथ जो बाकी CDS या जो भी एग्जाम में जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपको सिलेबस में दिखेगा, उसमें भी ऐसे सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था ये जो कोर्स है मैं सभी एग्जाम्स के लिए बना रहा हूँ, और सभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, मतलब ऐसा नहीं है कि UPSC जो उसके सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, लेकिन मेंस के लिए भी आपको ये जो कोर्स है देखने को मिलेगा। मतलब ऑल इन वन कोर्स है, जितने भी लोग हैं सब यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैरिस्टर फ्रेंड जो है जीवन लाल देसाई, उन्होंने यहाँ पर गिफ्ट किया था, और इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। अगेन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गांधी जी जो है वो इस आश्रम से मतलब उनका सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने कहा अरे सुनो यार नेहरू, इधर आओ, मेरे को फार्मिंग भी करनी है यार, मेरे को एनिमल हस्बेंड्री भी करनी है यार, तो इसीलिए ये जो जगह है ये कम पड़ रही है यार, मेरे को मतलब और बड़ी एरिया वाला ये आश्रम चाहिए। तो यहाँ पर नेहरू जो है वो बेचारे यंग थे उस वक्त, वो उन्होंने बोला कि अरे बाप रे इतना बड़ा आदमी जो है वो ये बोल रहा है तो ठीक है ना, हम कर लेते हैं, तो साबरमती आश्रम जो है उसमें शिफ्ट हो जाओ ना बापू, ऐसा उन्होंने कहा। अब देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये जो डायलॉग्स है ये मनगढ़ंत डायलॉग्स है, मेरे खुद के बनाए हुए, तो इसीलिए उस पर इतना ये मत कीजिएगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा ऐसा हुआ है, स्टोरी बिल्डअप हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पर ये किया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर नेहरू जी जो है वो ये हो गए कि ठीक है हम ये करते हैं, तो साबरमती आश्रम जो उसमें शिफ्ट कर लो यहाँ पर गांधी जी को। तो फिर क्या होता है, 2 साल के बाद ही यहाँ पर 17 जून 1917 को यहाँ पर जो आश्रम है वो रिलोकेट किया जाता है 36 एकर्स में, साबरमती जो रिवर है उसके बैंक पर, ठीक है। इसीलिए इस आश्रम को नाम क्या दिया जाता है, साबरमती आश्रम। इस आश्रम को कहा जाता है साबरमती आश्रम। तो अब यहाँ पर जो गांधी जी है उनका बेस बन चुका था। गांधी जी यहाँ पर इंडिया में अच्छी तरीके से मतलब रहने का ठिकान, खाने के लिए सोए और सब कुछ यहाँ पर हो गया था। जो बेसिक नेसेसिटीज है गांधी जी की वो यहाँ पर पूरी हो चुकी थी। अब यहाँ पर गांधी जी जो है भ्रमण करना शुरू कर रहे थे। गांधी जी यहाँ पर अपना जो है वो घूम रहे थे, यहाँ के जो लोग हैं उन्हें देख रहे थे, यहाँ की जो समस्याएं हैं उन्हें परख रहे थे। अब इसी दौरान कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसके थ्रू लोग जो है उनका कॉन्फिडेंस गांधी जी में और ज़्यादा बिल्डअप होता जाता है। अब यहाँ पर इंडिया में उन्होंने कौन सा जादू शुरू किया था, तो छोटे छोटे जो मैजिक है, मतलब यहाँ पर बड़े मैजिशियन के तौर पर कोई बड़े जो मूवमेंट है वो यहाँ पर गांधी जी ने स्टार्टिंग में नहीं की, लेकिन छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, छोटे छोटे जादू है, वो यहाँ पर ट्रेलर जो है गांधी जी ने दिखाना शुरू कर दिया था। अब ये ट्रेलर हमें कौन कौन से इसमें देखने को मिलते हैं, सबसे पहला हमें देखने को मिलता है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा हमें देखने को मिलता है अहमदाबाद सत्याग्रह, और तीसरा हमें देखने को मिलता है खेड़ा सत्याग्रह। अब यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजी जो है वो भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो क्रोनोलॉजी जो है वो याद रखने के लिए आपको यहाँ पर केक जो है वो याद रखना पड़ेगा, CAKE जो केक है ना वो याद रखना पड़ेगा। तो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, इस तरीके से आप क्रोनोलॉजी याद रख सकते हो केक के जरिए, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी हमें उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गई है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, UPSC में भी कई बार पूछा गया है कि क्रोनोलॉजी जो है वो बताइए चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में। तो यहाँ पर हम एक एक करके जो प्रॉब्लम्स थे वो क्या थे, जो समस्याएं थी वो क्या थी, और उसी के साथ साथ गांधी जी ने ये जो समस्याएं हैं इनका किस तरीके से निवारण किया, ये भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर गांधी जी का जो सत्याग्रह है वो किस तरीके का था, ये हमें यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने किस तरीके का सत्याग्रह किया था। एक सत्याग्रही, एक ट्रू सत्याग्रही कौन होता है वो भी गांधी जी ने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था, डिफाइन किया था। अब यहाँ पर इंडिया में गांधी जी का सत्याग्रह जो है किस तरीके का था, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे पहली चीज़ आती है कि सत्याग्रह जो है ये एक टाइप का पैसिव रेजिस्टेंस है, एक पैसिव रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर जो हार्ट है और माइंड है अपोनेंट का, वो यहाँ पर सेल्फ सफरिंग के थ्रू चेंज करने की कोशिश की जाएगी। मतलब क्या है, मतलब ये होता है ना, एक रिलेशनशिप चल रही है, रिलेशनशिप में जो बॉयफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड है। अब क्या होता है कि जो बॉयफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड है दोनों में झगड़ा हो गया। अब गर्लफ्रेंड क्या करेगी, खाना नहीं खाएगी, गर्लफ्रेंड क्या करेगी कि पानी नहीं पिएगी। मतलब क्या है, सेल्फ सफरिंग कर रही है, जिससे कि जो बॉयफ्रेंड है वो बेचारा खुद आके बोले सॉरी यार, सॉरी गलती हो गई, ये ले पानी पी, ये ले खाना खा, तू अच्छे से रह, गुस्सा मत कर। मतलब ये क्या है, सेल्फ सफरिंग के थ्रू जो यहाँ पर पैसिव रेजिस्टेंस है वो करना। तो यही चीज़ यहाँ पर गांधी जी ने जो है वो बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज की। यहाँ पर छोटे लेवल पर समझ चुके थे कि हाँ, जब ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पर लागू हो सकता है तो फिर ये बड़े इंडिया लेवल पर क्यों नहीं लागू हो सकता है, वर्ल्ड लेवल पर क्यों नहीं लागू हो सकता है। तो यही चीज़ उन्होंने की कि बस सेल्फ सफरिंग करो, इससे जो सामने वाले का हृदय है, जो माइंड है, उसे चेंज करने की कोशिश करो। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है कि इनके 4 फंडामेंटल पिलर्स थे, इनकी जो फिलॉसफी थी सत्याग्रह की वो 4 फंडामेंटल पिलर्स पर बेस थी। पहला था एब्सोल्यूट ट्रूथ,
दूसरा था एब्सोल्यूट लव, तीसरा था एब्सोल्यूट डिसिप्लिन और चौथा था एब्सोल्यूट जस्टिस। मतलब यहाँ पर एब्सोल्यूट सत्य रहना चाहिए, यहाँ पर झूठ की कोई जगह नहीं है, प्यार रहना चाहिए, नफरत की कोई जगह नहीं है, अगर कोई हमें बुरा भी कर रहा है तो उससे भी हम प्यार करेंगे। डिसिप्लिन रहना चाहिए, यहाँ पर इनडिसिप्लिन रह के कोई मतलब नहीं है, और जस्टिस रहना चाहिए, न्याय रहना चाहिए। और न्याय जहाँ पर नहीं है वहाँ यहाँ पर जो फिलॉसफी है गांधी जी की सत्याग्रह की वो नहीं बैठेगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल की थी, एक तो नॉन वायलेंस था ही, नॉन वायलेंस जो है वो तो रहना ही है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर फास्टिंग, प्रेयर्स, स्ट्राइक, नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस, ये भी चीज़ें हमें यहाँ पर गांधी जी के थ्रू देखने को मिल रही थी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो है ये एक आइडिया था ऑफ अनजस्टिस, जो लॉ होते हैं उससे रेजिस्ट करने का। मतलब जो भी यहाँ पर अनजस्टिस लॉ हो रहे हैं, जहाँ पर न्याय नहीं है, उसमें न्याय ढूंढने के लिए ये एक रेजिस्टेंस था। तो गांधी जी के ग्रेटेस्ट वेपन अगर पूछे जाए तो वो कौन से थे? वो थे सत्य और अहिंसा, ठीक है, ट्रूथ और नॉन वायलेंस, ये उनके वेपन्स थे, ग्रेटेस्ट वेपन्स थे। अब यहाँ पर एक एक करके हम यहाँ पर जो चंपारण है, अहमदाबाद है, खेड़ा है, इसमें गांधी जी ने कौन सा जादू किया था ये समझने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से जादू यहाँ पर गांधी जी ने यहाँ पर दिखाए थे लोगों को, जिससे कि लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो गांधी जी पर बढ़ता गया। और फिर हम बढ़ेंगे मास स्ट्राइक पर। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो चंपारण सत्याग्रह में चल क्या रहा था, पहले तो हमें बैकग्राउंड जानने की जरूरत है ना, कि चंपारण में क्या चल रहा था जिसके वजह से यहाँ पर गांधी जी को एंटर होना पड़ा और फिर गांधी जी ने पूरा जो रुख है वो चेंज कर दिया। तो चंपारण सत्याग्रह अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स है उनके द्वारा फोर्सफुली ये कहा जा रहा था कि जो पीजेंट्स हैं, इंडियन पीजेंट्स हैं, उन्हें यहाँ पर इंडिगो ही ग्रो करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो इंडियन फार्मर है, जो पीजेंट्स है, वो तो बेचारे अपना काम कर रहे थे, उन्हें तो लैंडलेस भी बना दिया गया था, जो इस तरीके की उनकी पॉलिसी थी। अब लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जो तीन कटिया सिस्टम है वो लाई गई थी। तीन कटिया सिस्टम क्या थी, इसमें जो उनकी जमीन है, जो टोटल लैंड है, उसमें का जो 3/20 पार्ट है, ध्यान से सुनिए, जो 3/20 पार्ट है उसमें इंडिगो ही उगाना पड़ेगा। ऐसा यहाँ पर फोर्सफुली यूरोपियन प्लांटर्स के द्वारा बोला जा रहा था, और इसे ही कहा जाता है तीन कटिया सिस्टम। तीन कटिया सिस्टम मतलब 3/20 पार्ट पर आपको सिर्फ इंडिगो जो है वही उगाना पड़ेगा। अब क्यों इस तरीके का ये बोल रहे थे, क्योंकि यूरोप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडिगो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इंडिगो की इतनी ज़्यादा डिमांड थी, अब यहाँ पर यूरोपियन जो है उन्हें प्रॉफिट कमाने का मौका मिल गया था, तो वो तो चाह ही रहे थे कि हम यहाँ पर जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सके उतना कमाएं। तो भैया उगाओ, जितना ज़्यादा उगा सकते हो उगाओ, मतलब यहाँ पर कैश क्रॉप जो है उसी की खेती करो, तुमको यही चीज़ करनी है। यहाँ पर क्या हो रहा था, जो फार्मर्स है बेचारे भूखे मर रहे थे, लेकिन क्या करो, इंडिगो उगाओ, यही उगाते रहो, डिमांड जो है वो बढ़ रही है यूरोप में, हमें वहाँ पर प्रॉफिट कमाना है। लेकिन आगे जाकर क्या होता है, आगे जाकर ये जो इंडिगो है ये रिप्लेस हो जाता है बाय जर्मन सिंथेटिक डाइज। तो जर्मन सिंथेटिक डाइज जो है अब वो इंडिगो की जगह पर आ जाता है, जो कि उससे सस्ता मिलता है। तो बट ऑब्वियस है कि इसकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी या कम हो जाएगी, इसकी डिमांड यहाँ पर हो जाएगी कम। अब यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा या कम हो जाएगा, प्रॉफिट भी हो जाएगा कम। अब यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स है, जो यूरोपियंस है, वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर जो पेजेंट्स हैं उनसे हायर रेंट ले रहे थे, इलीगल ड्यूज जो है वो कलेक्ट कर रहे थे, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो फिक्स प्राइस पर ही सेल करने को कह रहे थे। मतलब अगर यहाँ पर जो पेजेंट्स हैं उन्हें इंडिगो उगाने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर इंडिगो उगाने के लिए जो है वो लगते हैं 100 रुपीज़, ठीक है, 100 रुपीज़ उन्हें लगते हैं, मतलब खर्चा उनका आ रहा है 100 रुपये, ठीक है, और इससे प्रॉफिट जो है उन्हें आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 80 रुपये। अब यहाँ पर इसमें से ब्रिटिशर जो है 70 रुपये मांग रहे हैं, मतलब 80 रुपये जो है फार्मर्स को मिल रहे हैं और 70 रुपये ब्रिटिशर्स मांग रहे हैं, तो ये फिक्स रहेंगे। अब यहाँ पर अगर फार्मर को 50 भी रुपये आ रहे हैं फिर भी उन्हें 70 रुपये देना पड़ेगा। मतलब सोचिए कि यहाँ पर जो फिक्स प्राइस है वो यहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था कि भले ही तुमको 80 मिलो, सब 50 मिलो या 10 मिलो या कुछ भी ना मिलो, लेकिन हमको यहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट जो है 70 रुपये की वो हमेशा चाहिए ही चाहिए रहेगी। और ये यहाँ पर इस तरीके से फोर्सफुली यहाँ पर जो पीजेंट्स हैं उन्हें लूटा जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इसी के चलते यहाँ पर जो राजकुमार शुक्ला जी है उन्होंने गांधी जी को आवाज़ लगाई, उन्होंने गांधी जी को रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ पर ये जो मैटर चल रहा है इसमें प्लीज़ आकर देखिए। तो ये जो नाम है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम भी कई बार पूछे जाते हैं कि किसके बोलने पर गांधी जी जो है चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट दिखाई थी। तो ये इनका नाम क्या है, इनका नाम है राजकुमार शुक्ला।
और फिर यहाँ पर गांधी जी जो है चंपारण में अराइव होते हैं, गांधी जी चंपारण में आ जाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर जो यूरोपियंस थे वो रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने साउथ अफ्रीका में बड़ा उधम मचाया हुआ है, यहाँ पर भी आएंगे तो कुछ ना कुछ उधम ही मचाएंगे, तो इससे बेटर है कि भैया इनको वहीं पर रोक लो। तो यहाँ पर आते हैं पुलिस वाले जो ब्रिटिशर्स हैं, उनको बोलते हैं कि तुम यहाँ पर मत आओ, तुम यहाँ पर एंटर जो है वो मत करो, यहाँ से निकल जाओ। गांधी जी जो है वो क्या करते हैं, गांधी जी निकलते हैं क्या? हाँ, गांधी जी किसी की सुनने वालों में से नहीं थे। गांधी जी क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, अभी करो इंतजार, अभी तो हम आए हैं, अभी तो सिर्फ आना ही हुआ है, झंडे थोड़ी गाड़े हैं, वो तो अभी बाकी है। तो यहाँ पर गांधी जी जो है वो नहीं जाते हैं। अब इसी से हमें क्या पता चलता है, इसी से हुआ क्या है, ये जो पैसिव रेजिस्टेंस गांधी जी ने यहाँ पर किया है, जो ऑर्डर्स गांधी जी को दिए गए थे कि यहाँ से निकल जाओ, गांधी जी ने नहीं सुना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पैसिव रेजिस्टेंस गांधी जी की तरफ से हुआ। मतलब यहाँ पर फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी की तरफ से देखने को मिलती है। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस गांधी जी की तरफ से आता है भारत में, जब वो जो भी उन्हें बोला गया था कि यहाँ से चले जाओ तो गांधी जी नहीं जाते हैं, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसका पालन नहीं करते हैं। तो ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस हमें चंपारण सत्याग्रह जो है उसमें देखने को मिलता है। और इसमें जो लीडर्स थे वो कौन कौन थे, तो देखिए कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता रहनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो बाकी जो लीडर्स चंपारण में इन्वॉल्व थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नारी पारेख और जेबी कृपलानी। और उसी के साथ साथ ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन से इसमें था, तो वो था चंपारण सत्याग्रह। याद कैसे रखा जाए, सी से आप याद रख सकते हो, चंपारण है और सिविल डिसोबीडियंस है, तो इस तरीके से आप ये चीज़ जो है वो याद रख सकते हो, ठीक है। गांधी जी ने जो ये उधम मचाया, इसका आउटकम क्या निकला है, इसका आउटकम ये निकला है जो अथॉरिटीज है वो पीछे हट गए और उन्होंने यहाँ पर एक कमीशन जो है इंक्वायरी करने के लिए उसका भी गठन किया, जिसमें गांधी जी जो है वो खुद भी एक मेंबर थे। अब यहाँ पर क्या होता है, जो पेजेंट्स हैं उन्हें कंपेंसेट करने को कहा जाता है गांधी जी की तरफ से, जो भी इलीगल ड्यूज यहाँ पर लिए गए हैं कंपेंसेट करने को कहा जाता है। लेकिन ये जो कंपेंसेशन है गांधी जी के द्वारा ज़्यादा नहीं बोला जाता है, 25% जो है वही बोला जाता है। गांधी जी को भी पता है कि भैया यहाँ पर वो वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं तो उनके पास भी ज़्यादा पैसे नहीं, तो एक काम करो ज़्यादा मत करो, ठीक है 25 में यहाँ पर सेटल कर दो। और उसी के साथ साथ यहाँ पर सिस्टम जो यहाँ पर लाई गई थी अपनी 3 घटिया सिस्टम, इसे भी कंप्लीटली एबॉलिश कर दो। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर जो चंपारण सत्याग्रह है उसमें देखने को मिलती है। यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें समझ में आ गया था भैया इन्हें आउट करना इतना आसान नहीं है, बॉलिंग जो है हमें और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, बॉलिंग हमें और गुगली यहाँ पर डालनी पड़ेगी। लेकिन गांधी जी जो है वो 7 घाट का पानी पी के आए थे, वो भी क्या इन गुगलियों से कुछ गूगल होने वाले थे, नहीं, वो तो यहाँ पर इनकी गुगली करने के लिए आए थे। उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर अहमदाबाद सत्याग्रह जो है वो देखने को मिलता है। अब अहमदाबाद सत्याग्रह में बेसिकली क्या चल रहा था, अब देखिए यहाँ पर जो अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स है वो एकदम अच्छी तरीके से जो है वो गाना गा रहे थे, अच्छे तरीके से रह रहे थे, अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, बोई बोई बम 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 बोई बम 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 बम्बई बम्बई हमको जम गई, इस तरीके से जो है वो इनका बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। लेकिन अचानक से क्या होता है, प्लेग आ जाता है। अब प्लेग आने की वजह से क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन है वो भी एक तो बढ़ रहा था, और उसी के साथ साथ जो प्लेग आने की वजह से जो प्रॉब्लम्स है वर्कर्स में और ज़्यादा बढ़ रही थी। तो यही जो इशू है इसे सॉर्ट आउट करने के लिए जो मिल वर्कर्स थे उन्होंने डिमांड किया, क्या डिमांड किया कि हमें यहाँ पर 50% जो है वो राइस चाहिए, जिससे कि जो वॉर टाइम इन्फ्लेशन हुआ है, क्योंकि जब भी वॉर होता है उसमें इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, महंगाई जो है वो बढ़ जाती है, उस टाइम पर भी हुआ था। तो यहाँ पर प्लेग बोनस में हमें 50% जो है उतना राइस चाहिए। अब यहाँ पर जो ओनर्स थे वो बोल रहे थे कि 50% तो बहुत ज़्यादा है, हम आपको 20% जो है वो देने के लिए तैयार है। अब सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो गई। अब जो ओनर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो लोग यहाँ पर है मिल वर्कर्स है, इन्हें हम डिसमिस कर देते हैं और मुंबई से नए वर्कर जो है वो लेकर आ जाएंगे हमारे इसके लिए। अब वर्कर्स यहाँ पर काफ़ी घबरा गए, इसलिए वर्कर जो है उन्होंने अप्रोच किया, किसको अप्रोच किया, तो जो अनासुया साराभाई है उन्हें यहाँ पर अप्रोच किया। अब ये कौन थे, इन्हें क्यों अप्रोच किया, तो ये बेसिकली एक सोशल वर्कर और उसी के साथ साथ जो अंबालाल है, मतलब जो प्रेसिडेंट थे अहमदाबाद मिल ओनर एसोसिएशन के, उनकी ये सिस्टर भी थी। मतलब यहाँ पर इनकी जो पहुंच है वो काफ़ी अच्छी खासी थी, सोशल वर्कर भी रही है, और इसीलिए यहाँ पर जो मिल वर्कर्स थे उन्होंने इनको अप्रोच किया कि कुछ मदद करो, हमारी इस तरीके से हो रहा है, मतलब हमको जो डिमांड है हमारी पूरी नहीं हो रही है, निकालने की भी कोशिश की जा रही है, डिसमिस भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ करो, हम तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बम 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 बोई कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ पर बोई बोई नहीं कर रही है। तो यहाँ पर इन्होंने सुझाव दिया कि आपको सिर्फ एक इंसान जो है वो बचा सकता है, अब तुम्हारी मदद सिर्फ गांधी जी जो है वही कर सकते हैं, तो आप जाओ गांधी जी के पास और वो आपकी मदद करेंगे।
अब यहाँ पर होता क्या है, गांधी जी जो है उनकी एंट्री होती है, गांधी जी यहाँ पर एंट्री मारते हैं और इनसे बातचीत करने के लिए जो मिल वर्कर्स है वो भी इनके पास आ जाते हैं, उनके पास जाते हैं। मिल वर्कर्स बोलते हैं कि गांधी जी हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। अब यहाँ पर गांधी जी पूरी बात सुनते हैं कि बताओ तुम्हारा क्या है, तो वो बोलते हैं कि इस तरीके से चीज़ें हो रही है, जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ रहा है और इसीलिए हम यहाँ पर 50% राइस जो है वो डिमांड कर रहे हैं। गांधी जी बोलते हैं कि गलत बात, 50% डिमांड मत करो, आप एक काम करो, आप 35% जो है वो डिमांड करो। तो यहाँ पर मिल वर्कर्स बोलते हैं कि ठीक है यार, मतलब 35 मिल गया, उतने में भी हम खुश हैं, लेकिन निकालना तो नहीं चाहिए। फिर यहाँ पर होता क्या है, कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती है। मतलब जो मिल वर्कर्स है उनमें भी यूनिटी हमें देखने को नहीं मिलती है, उनमें भी यूनिटी नहीं होती है, उनमें भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो गांधी जी जो है उन्हें डर सताता है कि कहीं आधे जो मिल वर्कर्स है वो हार कर काम पर ना चले जाए, कि वह हमें डिसमिस कर देंगे, ये डर से वो काम पर ना चले जाए। और इसीलिए यहाँ पर जितने भी जो वर्कर्स थे उनकी एनर्जी को सिंक में लाने के लिए, उनकी एनर्जी का अटेंशन लेने के लिए, उनका अटेंशन यहाँ पर ग्रास्प करने के लिए गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी यहाँ पर जो सत्या हंगर स्ट्राइक है वो यहाँ पर कर लेते हैं, मतलब फास्ट अनटू डेथ जो है वो कर लेते हैं। अब एक्चुअल में यहाँ पर हंगर स्ट्राइक जो है, यहाँ पर फर्स्ट हंगर स्ट्राइक हमें देखने को मिलती है अहमदाबाद में गांधी जी की तरफ से। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चंपारण में, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक अहमदाबाद में। और यहाँ पर गांधी जी एक्चुअल में जो है ये किसके अगेंस्ट में करते हैं, तो यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनका जो कोऑर्डिनेशन नहीं था, उनमें जो यूनिटी नहीं थी, इसके अगेंस्ट में गांधी जी यहाँ पर हंगर स्ट्राइक जो है वो करते हैं। और फिर यहाँ पर जो 35% है वो फाइनली सेटल हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो मिल ओनर्स है वो यहाँ पर ट्रिब्यूनल में रेफर करते हैं और फिर 35% हाइक जो है वो मिल जाती है। मतलब एक्चुअल में जीत किसकी होती है, तो जीत हमें यहाँ पर गांधी जी जो है उनकी देखने को मिलती है। और इसीलिए गांधी जी का जो औहदा है वो और धीरे 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 जो है वो बढ़ता जाता है। अब गांधी जी ने जो है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो है वो भी यहाँ पर फॉर्म किया था, जो अनसुया साराभाई है उनकी मदद से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हमें खेड़ा सत्याग्रह जो है वो देखने को मिलता है। अब फाइनली यहाँ पर लास्ट मैजिक जो है गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह में किया था। अब देखिए बेसिकली यहाँ पर क्या चल रहा था, खेड़ा में जो क्रॉप्स है वो फेल हो गए थे। अब जब भी क्रॉप्स फेल होते हैं तब एज पर रेवेन्यू कोड अगर क्रॉप्स फेल होते हैं तो फार्मर जो है उन्हें रिमिशन यहाँ पर मिलता है, मतलब जो फार्मर है उन्हें यहाँ पर पैसे मिलेंगे। लेकिन गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इन्हें रिमिशन तो छोड़िए बल्कि यहाँ पर और ज़्यादा टैक्सेस जो है डिमांड कर रही थी, दुगना लगान देना पड़ेगा, इस तरीके से थ्रेटन कर रही थी। और अगर वो लगान नहीं देते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पर पूरी सीज कर ली जाएगी, इस तरीके से भी थ्रेटन जो है वो किया जा रहा था। और उसी के साथ साथ यहाँ पर गांधी जी जो है उनकी एंट्री होती है। गांधी जी बोलते हैं कि तुम पे मत करो। अब यहाँ पर जब गांधी जी बोल रहे हैं कि तुम पे मत करो, मतलब यहाँ पर ये कौन सी मूवमेंट हो गई, ये फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमको देखने को मिलती है। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चंपारण, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक अहमदाबाद और फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी का हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे आउटकम क्या निकलता है, आउटकम ये निकलता है कि जितने भी टैक्सेस यहाँ पर लिए गए थे वो सब यहाँ पर सस्पेंड कर दिए जाते हैं 2 साल के लिए। मतलब सोचिए जिस तरीके से लगान में उन्होंने मैच हार गए थे तो देश छोड़कर चले गए, उसी तरह यहाँ पर उन्होंने 2 साल के लिए जो टैक्सेस है वो सस्पेंड कर दिए, ओवरऑल टैक्स में भी रिडक्शन कर दिया। और यहाँ पर जो लैंड उन्होंने ली थी, जब्त की थी, सीज की थी, वो भी उन्होंने फिर से रिटर्न कर दी। और इसमें जो लीडर्स हमें देखने को मिलते हैं वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, नहारी पारिक और रविशंकर व्यास और मोहनलाल पांड्या। तो ये जो नाम है लीडर्स के ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता रहने चाहिए, एग्जाम में ये भी आपको पूछा जा सकता है। क्योंकि गांधी जी बेसिकली देखा जाए तो स्पिरिचुअल लीडर थे, लेकिन बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो इन्होंने यहाँ पर अदा की थी। और उसी के साथ साथ ये जो सत्याग्रह था ये क्लासिक एग्जाम्पल था डिसिप्लिन और यूनिटी का। मतलब यहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने यहाँ पर टैक्सेस जो है पे नहीं किए। गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर सीज कर ली थी प्रॉपर्टी, लैंड, ये सारी चीज़ें, इसका जो विरोध है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर किया जा रहा था लोगों के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पर देखा जा रहा था कि ये जो खेड़ा सत्याग्रह था ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल था डिसिप्लिन, उसी के साथ साथ यूनिटी का। अब यहाँ पर देखिए जो गांधी जी है उनकी चमक जो है पूरे भारत पर यहाँ पर गूंज उठी थी। मतलब यहाँ पर तीनों जगहों पर गांधी जी को सक्सेस हासिल हुई और इसी लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पर गांधी जी पर और ज़्यादा बढ़ता गया। अब गांधी जी जो है उन्होंने इतने टाइम पीरियड में यहाँ पर जो लोग हैं उनकी जो टेक्निक है उसकी इफिकेसी यहाँ पर बराबर डेमोन्स्ट्रेट कर ली थी कि हाँ मेरी जो टेक्निक यहाँ पर मैंने लाया था साउथ अफ्रीका से, ये यहाँ पर अच्छी तरीके से काम कर रही है भाई साहब। अब यहाँ पर यही चीज़ आगे बढ़ेगी और लोगों को भी ये जो टेक्निक है इसमें भरोसा आ गया
गया था, लोगों को भी कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ भैया ये इंसान में जादू है, इसके पास अलग ही वेपन्स है और ये वेपन से हम यहाँ पर आज तक जो सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स को कैसे मारेंगे, ये तो कुछ ना करके भी मारना शुरू कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर लोगों को कॉन्फिडेंस इन पर आता गया। उसी के साथ साथ उन्होंने जो लोग हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है उसे भी समझ लिया था कि लोगों की यहाँ पर स्ट्रेंथ कौन कौन सी है, लोगों की यहाँ पर वीकनेसेस कौन कौन सी है, ये भी यहाँ पर गांधी जी ने अच्छी तरीके से परख लिया था। और यहाँ पर जो रिस्पेक्ट है और कमिटमेंट है वो यहाँ पर गांधी जी ने पा ली थी, कमा ली थी, स्पेशली यूथ की। तो यूथ जो है वो भी अब गांधी जी के फैन हो गए थे। यूथ को भी ये समझ में आ गया था कि जी हाँ, गांधी जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल सही है और यहाँ पर इसके थ्रू हम यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें सप्रेस ज़रूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से गांधी जी का इनिशियल फेज हमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट इससे हम यहाँ पर जो राउलेट सत्याग्रह है, जो खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इंडिविजुअल सत्याग्रह है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे।